हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेक नॉन मेडिकल का पेपर जो कि हुआ था 25 जून 2023 को। एंड यहाँ पर मैं आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आपका ये वन शॉट वीडियो है, यानी पूरा का पूरा पेपर हम इसी एक कंप्लीट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना एनालाइज हो जाएगा कि यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट जो है, यानी हर एक क्वेश्चन का करेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से अप्लाई करना है। यानी अगर मैं बात करूं इस पूरे वीडियो का मकसद क्या है, मेरा यहाँ पे मकसद ये है कि मैं आपको यहाँ पे एक तरीके की आंसर की प्रोवाइड कर लूं जो कि बेटा पूरे तरीके से क्या रहेगी, आपकी ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच जरूर करेगी। क्योंकि हर एक क्वेश्चन का करेक्ट कॉन्सेप्ट बेटा क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। और आपने इतनी वीडियोस देख ली होंगी और आपने इतना भी एनालाइज कर लिया होगा कि वहां पर आपके ऑप्शन जो हैं कई वीडियोस में नहीं बताए गए हैं करेक्ट, यानी वहां पे बहुत से ऐसे जो एजुकेटर है जो कि आपको पढ़ा रहे हैं उनको भी डाउट है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। साइकोलॉजी सेक्शन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। बोला गया है विच फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड जिसको आप की पॉइंट मान सकते हो, एजुकेशनल साइकोलॉजी। जब तक आप एजुकेशन की फील्ड में रहते हो और उसके अंदर हम जितनी भी एप्लीकेशन, जितनी भी इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं वो सारी की सारी किस में आ जाती हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में आ जाती हैं। एजुकेशन को सुधारने के लिए या चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही हो या हमने कोई नॉर्म सेट करने हो जो कि रिलेट करते हो एजुकेशन से। तो फर्स्ट पॉइंट देखो बोला गया है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है कि चाइल्ड अच्छे तरीके से डेवलप करे, ठीक है, तो उसको क्या करना, हमने नॉलेज प्रोवाइड करा। तो ये भी किसका पार्ट है, एजुकेशन साइकोलॉजी का ही पार्ट है। सेकंड बोला गया है टू असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है एजुकेशन साइकोलॉजी में हम करिकुलम भी हम डिसाइड करते हैं, तो ये भी बेटा सही है, ये भी सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे चेक करो। बोला गया टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर्स ऑफ हिज सोसाइटी। तो यहाँ पे बेटा किसी भी तरीके से एजुकेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, ना ही तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात हो रही है। अब यहाँ पे एनालाइज द रिलेशनशिप किसका बेटा, चाइल्ड का नहीं, पर्सन का रिलेशनशिप जो है। इट मींस एजुकेशन साइकोलॉजी हम किसी भी एक पर्सन के ऊपर, सपोज कोई 30 ईयर का है, 35 जो एजुकेशन की फील्ड से निकल चुका है, ठीक है, उसके ऊपर हम एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, एक तरीके का सोशल बिहेवियर है। टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यही क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। लास्ट में चेक कर लीजिए टू हेल्प आइडेंटिफाइंग सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। तो ऑब्वियसली बात है कि जब तक हम एजुकेशन की फील्ड में है, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो हमें वहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग भी क्या करने पड़ते हैं, आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। सेकंड केस की बात, सेकंड क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला गया है मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज बेटा कितनी है, 8 ही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो 100 के साथ, तो कितना आ रहा है बेटा, ये 100% आ रहा है। और आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी आपकी साइकोलॉजी फॉर एचपी टेट के लिए, मैं ऊपर आई बटन में लिंक भी शेयर कर दूंगी। मैंने बहुत अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन किया है। 90 से लेके 109 तक अगर आपका आईक्यू जो है वो क्या करता है, लाई करता है, तो बेटा किसकी कैटेगरी में आता है, एवरेज। तो ऑब्वियसली बात है, तो किस टाइप का आईक्यू हुआ, एवरेज लेवल का। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। सी और क्वेश्चन की तरफ, सॉरी थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बोला गया है एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग। देखो ऑल लर्निंग बोला गया है, तो ऑल लर्निंग जो है इमिटेशन की वजह से होती है, इमोशन की वजह से होती है। किसी भी टाइप की लर्निंग को सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ती है, मोटिवेशन की, ठीक है, रीइंफोर्समेंट की, रिटेंशन की एंड ट्रांसफरेंस की, ठीक है। तो देखो मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट याद करते चलो, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, रिटेंशन एंड ट्रांसफरेंस, ये एस्पेक्ट होते हैं सभी लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे देखो ना ही तो रीइंफोर्समेंट बोला गया है, ना ही तो रिटेंशन बोला गया है, ना ही तो ट्रांसफरेंस बोला गया है, तो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे आपके कितने कॉन्सेप्ट जो है क्लेरिफाई करती भी जा रही हूँ, अगर क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछा जाता है तो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, बोला गया है डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। मेमोराइज करना, ठीक है, ये किसी भी तरीके से ये एलिमेंट नहीं है क्रिएटिविटी का। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप ये भी देख लीजिए कि फ्लुएंसी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, ये सारे के सारे क्या हैं आपके
क्या इनहेंस करते हैं, क्रिएटिविटी को इनहेंस करते हैं। ठीक है, तो हमने नॉट बताना था जो कि क्या है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेमोरी। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, बोला गया कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो कॉज कारण और उसका क्या प्रभाव क्या पड़ा, तो ये हम सीखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या बन जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, बोला गया है अनयूजुअल रिपीटेटिव बिहेवियर or a tendency to engage in a restricted range of activities are a symptom of, इसको बेटा RR भी बोलते हैं, यानी repetitive behavior and restricted range। ठीक है, और ये किसके सिम्टम्स होते हैं, ये सिस्टम होते हैं आपके ASD के। ठीक है, ASD यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ASD। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, ऑटिज्म की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, बोला गया है व्हेन द कॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन इज फोकस्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी, बेटा हम उसको क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सा है, ये उसको हम बोलते हैं अटेंशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, बोला क्या गया है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि फैक्टर नहीं है, जो कि इन्फ्लुएंस करे लर्निंग को। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़िए, सोशल इमोशनल क्लाइमेट इन द इंस्टीट्यूशन, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग को, तो ये फैक्टर तो बेटा बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद बोला गया है प्रोविजन ऑफ फीडबैक, ठीक है, या प्रोविजनल फीडबैक भी बोलते हैं इसको। तो प्रोविजनल फीडबैक का बेटा मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, बच्चों का टेस्ट लिया और उनके मार्क्स जो हैं आपने डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर लगा लिए, बच्चे आएंगे अपने अपने मार्क्स देखेंगे और चले जाएंगे, तो क्या ये किसी तरीके से लर्निंग में इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये फैक्टर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ फीडबैक का काम कर रहा है, सिर्फ उसे आप फीडबैक दे रहे हो बच्चे को, कुछ ना कुछ उसकी लर्निंग नहीं हो रही है इस चीज से। ठीक है, सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यानी बच्चे को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, जिस तरीके से आपके ट्रिप्स होते हैं, टूर होते हैं, तो बच्चों से उसकी क्या होती है, लर्निंग इनहैंस होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट में चेक कर लेते हैं एस्पिरेशन लेवल ऑफ द लर्नर, तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या करता है, अगर बच्चे बहुत ज्यादा एस्पायर हैं लर्निंग के लिए, तो ये फैक्टर भी क्या करता है, लर्निंग को इनहैंस करता है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को फीडबैक दे देने से, या प्रोविजनल फीडबैक बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है, प्रोविजनल फीडबैक, ठीक है, डिस्प्ले कर देना, मतलब किसी भी बोर्ड के ऊपर नंबर, तो बेटा वो किसी भी तरीके से आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, ना ही किसी टाइप की लर्निंग आप उनको सिखा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है हमने किसके बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला क्या गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्या है, एक तरीके की नेचुरल प्रोसेस है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो नेचुरल प्रोसेस भी है, एंड साथ ही साथ बेटा ये क्या है, एक टाइप की सोशल प्रोसेस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आधी अधूरी स्टेटमेंट बोली गई है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल बोला गया है, इसको सोशल नहीं बोला गया है, और आधी अधूरी स्टेटमेंट को हम ऑप्शन में कैलकुलेट या काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो आपका ये हो गया। इसके बाद आपको क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्या है, इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है कैन बी पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा हो, लेकिन आपका ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है वो नहीं रुकती है, ठीक है, तो आपका जिसमें सही स्टेटमेंट है क्या है, वो क्या है, आपका बी ऑप्शन है। अब सी ऑप्शन भी यहाँ पे चेक करते चलो, बोला क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड बाय मेच्योरिटी। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि 25 एज तक जो है वो सभी को मेच्योरिटी आ जाती है, लेकिन ये सब केस में अप्लाई नहीं होता, किसी को 26 में आती है, किसी को 27 में आता है, तो कोई फिक्स्ड यहाँ पे रेंज नहीं है जिससे हम ये बोल सके कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इस एज तक जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी क्या है, आधी अधूरी स्टेटमेंट है, तो इसको भी हम काउंट नहीं करते हैं। डी ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, बोला गया ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इस क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव भी है एंड बेटा ये क्वालिटेटिव भी है,
क्वांटिटेटिव भी है ये, ठीक है। तो आधी अधूरी स्टेटमेंट बोली गई है जिसको हम काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है हाँ वो पॉसिबल हो सकती है विदाउट ग्रोथ के। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़िए बोला गया है, हु कंक्लूडेड दैट लैंग्वेज एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो ये हम सभी जानते हैं, बहुत सिंपल से लेव वाइगोस्की ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 11th क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, which of the following is the stimulus response theory of learning without reinforcement? मीन्स रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट जिसमें नहीं आता है, तो स्किनर ऑपरेंट में भी आता है, यहाँ पे तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये थ्योरी ही रीइंफोर्समेंट की है, हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी है। एंड पैब्लो क्लासिकल कंडीशनिंग में भी आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, आपका जो कॉन्सेप्ट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जिसमें रीइंफोर्समेंट दी ही जाती है, ठीक है। लेकिन स्किनर ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग में एस आर जो है वो पहले होता है, एक में बेटा बाद में होता है। एक में बेटा एस आर होता है एंड एक में आर एस होता है। लेकिन ये किसकी वजह से होता है, रीइंफोर्समेंट होती है। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायल एंड एरर थ्योरी है थॉर्नडाइक की, जिसमें हम रीइंफोर्समेंट जो है वो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो सिर्फ यही एक थ्योरी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन बोला गया है कि कॉस ब्लॉक डिजाइन। अब ब्लॉक जो थे बेटा वो 16 थे, ठीक है। अब ये जो टेस्ट है ऑब्वियसली बात है ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, लेकिन ये किस टाइप का इंटेलिजेंस टेस्ट है? परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं बेटा इसको, लेकिन किस टाइप का, इंडिविजुअल है या ग्रुप है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल है या बेटा ये क्या है आपके परफॉर्मेंस ग्रुप टेस्ट है, या आपके पास ये कोर्स ब्लॉक जो आपके पास ये इंडिविजुअल टेस्ट। तो ये तो ऑप्शन बेटा बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल है या ग्रुप में है। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है। नो, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, ये एक टाइप का ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बोला गया है अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो स्टेजेस बेटा कितनी थी, 6 स्टेजेस थी वहां पे, ठीक है। 6 स्टेजेस थी एंड लेवल बेटा 3 थे, ठीक है। तो 6 स्टेजेस कहाँ पे है, यहाँ पे स्टेजेस पूछा गया है तो 6 स्टेजेस आएंगी एंड 3 लेवल थे जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। 14 क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़िए। बोला गया अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकैबुलरी। कौन सी स्टेज थी वो, दैट इज योर प्री ऑपरेशनल स्टेट। तो प्री ऑपरेशनल स्टेट बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन बोला गया है हु सेड साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशनशिप टू द इन्वायरमेंट। तो हम ये सब जानते हैं, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, दैट इज वुड्सवर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये दिया गया था आपके एल थर्स्टन की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो है एक टाइप का राइटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बेटा साइकोलॉजी सेक्शन बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़ी बोला गया है according to Sigmund Freud which of the following is not the level of mind, conscious, unconscious, pre-conscious और super conscious। तो obvious बात है, हमें ये बात पता ही है, that is your super conscious। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखिए। 19 क्वेश्चन बोला गया है अ मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। तो ऑब्वियसली बात है, मोटिवेटेड बिहेवियर टुवर्ड्स बेटा क्या करता है, हमें ये हमें हमारे गोल तक ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब ये गोल जो है वो किसी के लिए कॉन्शियस भी हो सकता है और सबकॉन्शियस भी हो सकता है। अगर इसी को कोई तरीके से पूछा जा सकता है कि मोटिवेटेड बिहेवियर जो है इज डायरेक्टेड टुवर्ड विच लेवल ऑफ माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस, या आपके पास कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो ये कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के साथ भी इस गोल को जो है कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन बोला गया इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटीज एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा। दिस रूल ऑफ हेरिडिटी बेटा इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद 21 क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइंस, इट इज एन एग्जांपल। ऑब्वियस सी बात है कि टीचर जो है क्या कर रहा है, अगर स्टूडेंट 10 लाइन जो है अच्छे तरीके से लिख पा रहा है करेक्ट, तो उसको 2 टॉफीज मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम पे भी क्या होगा, उसको वो अगेन 10 करेक्ट लाइंस लिखेगा, उसको फिर से क्या मिलेगी, टॉफीज मिलेंगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है तरीके का फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। कि आपने कोई टाइम फिक्स कर दिया है। क्या टाइम फिक्स है बेटा, कि जब आप 10 करेक्ट लाइंस लिखोगे तब, और इंटरवल भी आपने प्रोवाइड करके 10 लाइंस लिखोगे तो आपको टॉफीज मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, बोला गया है विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये हम सभी जानते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या किया था, बोला था कि साइंस जो है वो क्या है, साइंस साइकोलॉजी जो है वो एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसको हम देखते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 23 क्वेश्चन देखिए, बोला गया है हु प्रोपाउंडेड द सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, प्रोपाउंड की थी, तो ये दी थी हमारी एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब इसी थ्योरी को बेटा, सोशल लर्निंग थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल या ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं 24th क्वेश्चन की, हु प्रोपाउंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो याद रखिए हमसे यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है मल्टीपल फैक्टर। तो आपको जो पता है फैक्टर की बात होती है, हमारे पास 2 ही फैक्टर होते हैं, एक जी फैक्टर होता है यानी जनरल, और एक दूसरा रहता है स्पेसिफिक। यानी अगर मैं बात करूं 2 स्टूडेंट हमारे पास हैं, तो हो सकता है कि दोनों स्टूडेंट जो हैं जिनका मैथ अच्छा हो, ठीक है, तो ये किसमें आता है, आपका जनरल इंटेलिजेंस में आता है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस में ये आपका आ गया। स्पेसिफिक आपकी किस टाइप की इंटेलिजेंस हो सकती है, कि दोनों बच्चे जो हैं वो मैथ में अच्छे हैं, जो कि उनकी जनरल इंटेलिजेंस को शो करता है। लेकिन दोनों बच्चे जो हैं, एक स्टूडेंट जो है वो हो सकता है कि साइंस सब्जेक्ट में अच्छा हो और साथ साथ सिंगिंग बहुत अच्छी करता हो, और दूसरा स्टूडेंट ऐसा हो जो कि आपके किसी और सब्जेक्ट में अच्छा हो, जैसे इंग्लिश में अच्छा हो और वो बास्केटबॉल जो है या कोई भी अदर गेम जो है वो अच्छी तरीके से खेलता है, तो वो बेटा किस में चला गया, आपका स्पेसिफिक में। अभी स्पेसिफिक में जो है आपकी अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस शो हो सकती है, तो ये क्या बन गई, आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरीज आ गई। ये जितनी भी यहाँ पे इंटेलिजेंस शो होगी वो किस में जाएंगी, आपकी एस स्पेक्ट्रम में जाएंगी। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है, यानी एक से ज्यादा इंटेलिजेंस की तो यहाँ पे बात हो रही है, मल्टी फैक्टर, तो ये थ्योरी दी थी आपकी थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद 25th क्वेश्चन बोला गया है एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस। तो ये मैंने अपनी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में भी बताया है, वीडियो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये बताता है उसकी स्पेशल इंटेलिजेंस को, ऑप्शन नंबर बी, यानी वो बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज को देख सकता है कि हाँ मुझे इस तरीके से ये डिजाइन जो है वो बताना है, तो उसकी स्पेशल इंटेलिजेंस जो है बहुत अच्छी रहेगी, तभी तो वो क्या बना पाता है, अच्छी बिल्डिंग बना पाता है। ठीक है, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स, अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स जो है वो क्या कर पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं। 26 क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू स्टूडेंट, वो क्या करता है, अगर हम प्रोवाइड करें नॉलेज ऑफ रिजल्ट स्टूडेंट को, ठीक है, तो बेटा वो क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है प्रमोट करेगा लर्निंग को ही। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बहुत सिंपल सा आंसर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेटा कब होता है, या तो आप एक ही क्लास के बच्चों को सेम टास्क दे दो, ठीक है, तब भी आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टास्क देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई बच्चा जो है अगर बास्केटबॉल में अच्छा है और कोई स्टूडेंट जो है वो क्विज कंपटीशन में अच्छे हैं, तो अगर आपने उनको टास्क भी क्या प्रोवाइड कर दिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड कर दिए, तो ऑब्वियसली बात है बास्केटबॉल खेलने वाले भी क्या करेंगे, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देंगे आपको। एंड जो क्विज कंपटीशन में है, तो आपके टास्क जो है वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, या टास्क आपके एक्टिविटी बेस्ड भी हो सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी बच्चों से करवा लो। इन सभी केसेस में आपको क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉसिबल होता है तीनों केसेस में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 28 क्वेश्चन की तरफ बड़ी बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट। कि मोटिवेशन जो है वो क्या है, इंटरनल है एक्सटर्नल है। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है इंटरनल है, ठीक है,
मोटिवेशन जो है इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। कोई आपको मोटिवेट करे बाहर से, आपके पेरेंट्स करे, तो वो मोटिवेशन क्या होगी, एक्सटर्नल होगी। कुछ बच्चों का खुद से मन होता है कि हाँ मैं खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो जाती है, ठीक है। मोटिवेशन इज नॉट यूजफुल फॉर लर्निंग, तो बेटा बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, ठीक है। मोटिवेशन इज इनकलकेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड। मोटिवेशन जो है इनकलकेट होती है एज अ रिजल्ट, अगर हमारी कोई नीड है, ठीक है, अगर हमारा कोई ड्रीम है, ठीक है, तो ड्रीम को ही हम क्या मान लेते हैं, अपनी नीड मान लेते हैं, तो ठीक है, तभी वो जो है हमें क्या करती है, मोटिवेशन इज इनकलकेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड। तो ऑब्वियसली बात है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 29 क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ चाइल्ड डेलिक्वेंसी। ये चाइल्ड डेलिक्वेंसी के रिगार्डिंग जो है वो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है बैलेंस्ड लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है। सी बोला गया है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई बच्चा जो है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है, इमोशंस उसके बैलेंस नहीं है, तो ये भी एक कॉज है चाइल्ड डेलिक्वेंसी का, ठीक है, कि जिसकी वजह से वो चाइल्ड जो है डेलिक्वेंट हो जाता है, ठीक है। उसका नॉन फिल्म, अगर उसकी नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं होती है, किसी को ड्रग लेने का शौक है, अगर वो उसकी फुलफिल नीड नहीं हो रही है, ठीक है, तब भी आपका जो चाइल्ड है वो क्या हो जाता है, डेलिक्वेंट हो जाता है। नेग्लेक्टिंग बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स, तो बहुत ऐसी बिग सिटीज में देखा गया है कि जब पेरेंट्स जो है जॉब करते हैं और बच्चों को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी बेटा आपका जो चाइल्ड है वो क्या शुरू करना देता है, चाइल्ड जो है डेलिक्वेंट बन जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैलेंस्ड लेवल ऑफ एस्पिरेशन जो है ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि कॉज नहीं करता है चाइल्ड डेलिक्वेंसी को, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साइकोलॉजी सेक्शन का, जिसमें हम देखने वाले हैं इफ अ चाइल्ड जो है मिसबिहेव करता है क्लास में, ठीक, क्लास टाइम में, और फिर से अगेन, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए या काउंसिल करना चाहिए। तो देखो जब कभी भी बच्चा मिसबिहेव करता है तो सबसे पहले हमें मिसबिहेव का कारण जानना पड़ता है, ठीक है। तो हम बच्चे को क्या करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, कि वो इस तरीके का बिहेवियर जो है वो क्लास टाइम में क्यों कर रहा है बार बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब साइकोलॉजी सेक्शन में हम यहाँ पे पूरा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे आपका सेक्शन 2 दैट इज योर केमिस्ट्री, ठीक है। अब केमिस्ट्री सेक्शन में हमारा 31st क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट, कांस्टेंट भी आपको बताया गया है, और आपको यहाँ पे वेट भी हाउ लॉन्ग 5 ग्राम ऑफ रेक्टेंट टू रिड्यूस 3 ग्राम, आपको सारा का सारा यहाँ पे दिया गया है। इट मीन्स आपको क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा टी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग की वैल्यू पुट कर दो, डिवाइडेड बाय बेटा क्या के लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो ये तो आपको सारी वैल्यूज पता ही है, 2.303, के की वैल्यू कितनी बोली गई है, रेट कांस्टेंट दैट इज योर 1.15 इंटू 10⁻³ लॉग आर नॉट बेटा कितना बोला गया है, दैट इज योर 5, ओरिजिनल बेटा कितना है 5, फिर कितना करना है हमने रिड्यूस 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ बेटा 3 ऊपर लेके जाएंगे इसको, और 5 2, तो ये बन गया आपके पास लॉग साथ में रहेगा 1.667। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू है ये बनेगी आपके पास 0.2217, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 सेकंड आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। ये मेथड जो है मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि यही मेथड यहाँ पे यूज होना था, ये फॉर्मूला यूज होना था, ठीक है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो ऑब्वियसली बात है हम कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि बेटा क्या है, एक टाइप का जिप्सम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सी हो जाता है। नेम द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपको पता है ये रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वर्ड्स रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाता है। 34 क्वेश्चन की तरफ बड़ी बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है। आपको क्या बोले, जिनोन डाइफ्लोराइड, ये आपको एटम दिया गया है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें जो लोन पेयर हैं वो कितने हैं, 3 लोन पेयर हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बात करो, जिनोन और यहाँ पर बेटा Fe, और इस तरफ भी आपका Fe, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 और एक आपका यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे, ठीक है। तो कितने लोन पेयर्स बने यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 35 क्वेश्चन देखो, बोला गया है कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर हमें क्या देता है, तो ये हमें देता है नाइलॉन 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ड्यूरिंग द डिसैचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स
विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल क्या रहती है, इंटैक्ट रहती है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड जो है जो कि डिटरमाइन करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, वो इफेक्ट नहीं करते हैं आपके डीसैचुरेशन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसका बोला गया था आईयूपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट, और आपको क्या बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको पता है ये किस तरीके का आपका एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना जाता है 103। ठीक है, तो इस एलिमेंट का बेटा नाम पूछा गया है, आईयूपीसी नोमेनक्लेचर पूछा गया है, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज योर यूनिलिट्रियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, यूनिट्रियम बोलते हैं इसको। ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसका क्या है 103 है। ठीक है, और ये किस टाइप का एलिमेंट है, दैट इज योर एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ने जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। 38 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बोला गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम may have the quantum numbers n is equal to 3 and l which is equal to 0। अब यहाँ पे खुद देखो कि l जो है वो 3 है और l जो है वो 0 है, तो ऑब्वियसली बात है m भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और m0 आपको क्या शो करता है कि स्पिन जो है वो पॉजिटिव हाफ है या नेगेटिव हाफ है, तो बेटा ये क्या है, 2 है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक की स्पिन जो है वो ऊपर की तरफ होगी, दूसरे की बेटा नीचे की तरफ होगी। ठीक है, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ इस तरीके से डिनोट करते हैं बेटा, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। ठीक है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्व। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड था। निकालो जरा यहाँ पे वेट। ठीक है, नीचे क्या आएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेटा क्या है आपके पास, कितना सॉल्यूशन बोला गया है आपको, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय बेटा कितना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो आपके पास वेट कितना है 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया यहाँ पे, दैट इज 40, 1000 एंड वॉल्यूम बेटा कितना है यहाँ पे, दैट इज 255, 4 16 40, तो बेटा कितना बने 0.4 मोलैरिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 40 क्वेश्चन देखिए, बोला गया इफ चाइना रोज इज यूज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर विच कलर विल इट गिव विद द बेसिक सॉल्यूशन। बेस के साथ ये देता है आपका ग्रीन कलर, और जब हम बात करते हैं एसिड की तो ये देता है हमें डार्क पिंक कलर, जिसको हम मेजेंटा भी बोलते हैं। 41 क्वेश्चन देखो, बोला गया विच मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ये आपके पास मेटल है, दैट इज योर एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 42 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट्स एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज योर फॉस्फोरस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 43 भी बहुत सिंपल सा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विगसली। तो आपके पास ये जो गैस है दैट इज योर पोटेशियम। पोटेशियम के बाद यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो ऐसी मेटल्स, ठीक है, जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो आपके पास आता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है विद वाटर, वो देखा जाता है आपका पोटेशियम, उसके बाद आता है बेटा आपका सोडियम, उसके बाद आता है आपके पास कैल्शियम एंड लास्ट में आता है मैग्नीशियम। तो देखो कैल्शियम तो यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में, उसके बाद कौन सा बन जाएगा आपके पास, सोडियम। तो सोडियम बेटा कहाँ पे है आपकी, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 44 क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, दैट इज द प्लास्टिक दैट इज यूज्ड टू कोट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर प्रूफ। तो ऑब्वियसली बात है ये जो प्लास्टिक है जिसको हम बोलते हैं मेलामाइन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब ये देखो, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो कि रेजिस्ट करता है किसी भी टाइप की फ्लेम को एंड फायर को आसानी से कैच नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बोला कि विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये रेयन है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। 46 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच नॉन मेटल इज लिक्विड। तो ये ब्रोमीन है, 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब देखो 47 क्वेश्चन बोला गया है, एक रिएक्शन बेटा ये बोली गई है आपको प्लस ये क्या हीट है, इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज द रिएक्शन विल। पॉजिटिव एनर्जी है तो ऑब्वियस बात है कि ये किस टाइप की रिएक्शन रहती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो है पॉसिबल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर हम इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दूं कि आपके पास G डेल्टा G दैट इज योर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो देखो यहाँ पे एंट्रोपी क्या बोली गई है, पॉजिटिव बोली गई है। एंट्रोपी पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या है कि ये फैक्टर जो है बेटा क्या है आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
ठीक है। तो आपके पास ये टोटल एनर्जी बेटा क्या है, नेगेटिव, और आपके पास नेगेटिव ऑफ द क्या बेटा पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा आपके पास टोटल नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी क्यू हीट जो है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो नेगेटिव आने का बेटा मतलब क्या है, ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस, जो कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर पॉसिबल होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद बोला गया है ऑन अ शिप सेलिंग इन अ पैसिफिक ओशन। तो देखो सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉ लगना था दैट इज चार्ल्स लॉ, v1 डिवाइडेड बाय बेटा v2। ठीक है, सॉरी v1 डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे, लेट मी करेक्ट दिस, इसको मैं सिंप्लीफाई ही करके ही लिख रही हूँ, v1 डिवाइडेड बाय t1 और v2 डिवाइडेड बाय बेटा t2। ठीक है, v1 की वैल्यू सब कुछ आपको दी गई है। ठीक है, दैट इज योर 2l v1 की जो वैल्यू है। ठीक है, t1 की जो वैल्यू है दैट इज आपको कितनी बोली गई है, 223, और उसमें बेटा 23 प्लस 0.6 बेटा आप क्या कर दो उसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो आपके पास ये जो सारी वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी, इसका आंसर जो आपके पास देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं v2 का डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं तो बेटा क्या बनेगा, शिफ्ट कर दो v1। ठीक है, v1 निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू t2 डिवाइडेड बाय बेटा t1। सारी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि आपको टेम्परेचर सारे के सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 23.4 है, तो यहाँ पे बेटा कितना टेम्परेचर बनेगा, दैट इज v, इसकी वैल्यू पुट कर दो 2 है। ठीक है, T2 टेम्परेचर जो है, T2 टेम्परेचर, ठीक है, यानी 273 में हमें ये प्लस करना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा 299.1 केल्विन। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 जो है कितना है 273 में हमने 23.4 जो है वो क्या करने हैं, ऐड करने हैं, तो ये कितने बनेंगे 296.2। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.0182 लीटर आएगा, जो कि बेटा कहाँ पे है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चार्ल्स लॉ जो है आपने यहाँ पे अप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कंसीडरिंग द एलिमेंट। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी पूछा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास FOCl एंड लास्ट में बेटा आपके पास क्या आता है, दैट इज योर नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही बन रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही बन रहा है। कंसीडरिंग द एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है पोटेशियम की सबसे ज्यादा होती है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम एंड फिर उसके बाद बोरोन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। स्पिनिच में कौन सा एसिड होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लिटमस जो है कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो लाइकेन से हम इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद बोला गया है कि फ्लेम का कौन सा पार्ट जो है जो कि यूज करते हैं गोल्डस्मिथ फॉर मेकिंग मेल्टिंग गोल्ड, ऐसे तो आउटर जोन पार्ट को यूज किया जाता है क्योंकि उसका बहुत हाई टेम्परेचर होता है एंड कंप्लीट कंबशन को वो शो करता है, यानी उसको हॉटेस्ट जोन भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसके पास हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो ये क्या है आपके पास एलपीजी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू की भी हम बात कर लेते हैं, 46,100 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, ये वैल्यू भी कई बार आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है 55 क्वेश्चन है, दैट इज नैफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल तार आर यूज्ड एज, तो हम इसको किस तरीके से, जो भी आपके पतंगे होते हैं उनको उड़ाने के लिए या हटाने के लिए करते हैं, तो मॉथ रेपेलेंट की तरह इसको यूज करते हैं नैफ्थलीन्स के बॉल्स को। ठीक है, 56 क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। Which of the following compound is used as antacid, तो ऑब्वियस सी बात है रेंटीडाइन जो है इसी को हम क्या बोल देते हैं, एंटासिड बोल देते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला है प्रोटोंसिल, ये बेटा क्या है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। एंड नॉर्थलिनजोड्रोन है, ये किस तरीके की ये ड्रग है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी रोकने के काम आती है। ठीक है, जिसको हम ऑरली भी लेते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में जो है आपके कोलेरिन, जो कि आपके पेन, ठीक है, या कफ या डायरिया में दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 57 क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे बोला गया कि द डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमीन इन वाटर मीडियम इज ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट की वजह से। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो ऑब्वियसली बात है कि यूरिया जो है एज एक्ट करता है स्टेबलाइजर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद बोला गया है 59 क्वेश्चन, सम ड्रग्स बाइंड टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, तो ऐसी साइट को बेटा हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट 60 क्वेश्चन जो है
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन 1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कार्बन 2, यानी कार्बन 1 बेटा ऐसे है और कार्बन 2 बेटा ऐसे है। ये अल्फा ग्लूकोज है और यहाँ पे ये बीटा क्या है, फ्रुक्टोज है। ठीक है, तो ये बेटा कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है हमें सुक्रोज में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब केमिस्ट्री पोर्शन भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स पोर्शन की तरफ। बोला गया विच फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होती है एंड मक्खन जो है बेटा आप मशीन से, ये अगर आपके पास मशीन है ना, ये मशीन है, ठीक है, तो मक्खन बेटा कहाँ गिरता है, बाहर की तरफ गिरता है। ठीक है, तो ये टाइप की फोर्स क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। अंदर की तरफ अगर आपका कोई भी चीज जा रही हो तो बेटा उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जो आंसर है वो क्या है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका 62 क्वेश्चन है। अब देखो, वोल्टेज दी गई है, पावर दी गई है, बल्ब को कनेक्ट किया गया है 110 वोल्ट सोर्स के साथ, तो पावर कंजप्शन जो है बाय द बल्ब क्या होगी, ये रहेगी बेटा आपके पास 25 वोल्ट। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे जहां पर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की 3 क्लासेस ली गई हैं, उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने डिस्कस किया था उसमें से ही ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला यूज हुआ है, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला बेटा बहुत सिंपल सा वाला यूज हुआ है जिसको मैंने आपको करवाया भी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से निकल सकता है, ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। आपका पावर के साथ जो है, पहले बेटा पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पावर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर आप क्या निकाल लोगे, रेजिस्टेंस निकाल लोगे। रेजिस्टेंस किसकी इक्वल आएगी, वी डिवाइडेड बाय बेटा क्या, यहाँ पे इसको इस तरफ ले आओ, दैट इज योर पावर। तो यहाँ पे पहले पावर की सॉरी वोल्टेज कितनी दी गई है, 220 वोल्ट दी गई है, 220 वोल्ट स्क्वायर है। पावर बेटा कितनी है बल्ब की, आपके पास 100 है। 10 के एक साथ 10, तो यहाँ पे बेटा कितना बना, ये 484 ओम बन गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मेरे पास आ गई, दैट इज 484 ओम। तो दूसरी तरफ बेटा मेरे को दूसरी सोर्स क्या बोली गई है, 110 वोल्ट। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे यहाँ पे फिर से क्या निकालनी, पावर निकालनी है। यही फॉर्मूला लगा दो, डिवाइडेड बाय बेटा आर का स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो मेरे पास बी तो हमें दिया ही गया है, दैट इज 110, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा आर, आर हमने कितना निकाला, 484। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करोगे, पूरे तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है, अगर इसको 2 से 110 है बेटा ये, ठीक है, 2 के साथ कर दो 242। ठीक है, यहाँ पे कितना बना ये आपके पास 555 2, तो हाँ बेटा ये कितना आएगा, 25 वोट आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 63 क्वेश्चन आपको बोला गया है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ बेटा किस किस के बीच में है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में है, तो ये किसको शो करता है, आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन है। 64 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रेन ड्रॉप्स किसकी वजह से होती हैं, स्फेरिकल सरफेस टेंशन की वजह से। एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल स्टोन should be thrown so that it covers maximum horizontal distance, यानी horizontal range की यहाँ पे बात हो रही है। तो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज योर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय बेटा जी। ठीक है, अब ये एंगल कितना होना चाहिए बेटा, 45 डिग्री रहेगा। ठीक है, 45 डिग्री रहेगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई विद 45 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, तो ये कितना है बेटा 90। ठीक है, तो साइन 90 की तो होता है 1, तभी ये क्या रहेगा आपके पास, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उसके बाद 66 क्वेश्चन देखो, बोला गया है इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसको हमने मेल्ट किया एंड हाफ इसकी लेंथ कर दी, तो न्यू रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कितनी बनेगी। ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस बेटा किस तरीके से बनेगी, आपको पता है रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रो एल ए बाय ए। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, अगर आर डैश डिवाइडेड बाय बेटा आर की बात डायरेक्टली ही कर लेते हैं, दैट इज रो एल डैश डिवाइडेड बाय बेटा ए डैश, और नीचे रो एल डिवाइडेड बाय बेटा क्या, दैट इज योर ए। ठीक है, तो रो के साथ रो बेटा कैंसिल आउट हो गया, एंड आपके पास जो एल डैश डिवाइडेड बाय एल, ए डिवाइडेड बाय बेटा ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 एल एल, और यहाँ पे क्या बना 1 डिवाइड बाई ए, तो ए के साथ ए के साथ, तो कितना बना 1/4। ठीक है, तो ये कितना बना R/4। ठीक है, क्योंकि हमें न्यू रेजिस्टेंस निकालनी है, तो R विच इज, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो बेटा कितना है ये R डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। 67 क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, अब बॉय जिसका वेट इतना है, निकालना क्या बेटा, पावर निकालनी है। फॉर्मूला लगा दो, पावर विच इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे वर्क डन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी
एनर्जी के टर्म में, क्योंकि वर्क डन जो है कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh डिवाइडेड बाय बेटा t। ठीक है, वैल्यूज पुट करते चलो, 5 इंटू 10 इंटू 45 इंटू बेटा 15, स्टेप्स की बात भी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या है, ये बेटा ये हाइट को शो कर रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा 9। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई विद 10, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 675 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन हमने किस में निकालना है, मीटर में निकालना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या है बेटा, वॉट है, तो मुझे 6.75 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या 9। ठीक है, तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा ये 375 डिवाइडेड बाय 9, तो 375 वॉट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे बोला गया है कि सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, तो हम सभी जानते हैं गामा रेस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1 हॉर्स पावर जो है 746 वॉट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है, ऑप्शन नंबर ए। 71 क्वेश्चन देखिए, बोला गया है अगर 2 प्लेन मिरर्स हैं फेस कर रहे हैं ईच अदर को बाय इंक्लाइंड 30 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो आप ऑब्वियसली पता है कि नंबर ऑफ इमेजेस बेटा कैसे निकालते हैं, दैट इज योर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय बेटा थीटा माइनस 1। ठीक है, 360 कंप्लीट एंगल होता है, थीटा एंगल आपको दिया गया है दैट इज योर 30 डिग्री माइनस 1, तो इसका एलसीएम ले लो, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 30, तो कितना बना ये 330 डिग्री डिवाइडेड बाय बेटा 30 डिग्री, तो ये टोटल डायरेक्ट कितनी 11 इमेजेस हैं टोटल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 72 क्वेश्चन देखिए, बोला गया है एक वेवलेंथ है 0.3 मीटर की प्रोड्यूस्ड इन एन एयर ट्रेवल बेटा, अब ये यहाँ पे आपको अगर 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड आपको बोली गई है और पूछा गया है कि किस टाइप की वेव है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये सभी जानते हो ये एक टाइप की क्या है, साउंड है। ठीक है, साउंड की जो वेलोसिटी स्पीड रहती है वो इतनी ही रहती है। ठीक है, एंड साउंड क्या है, एक टाइप की ऑडिबल वेव है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी लेयर जो है अर्थ एटमॉस्फेयर की जो कि रिफ्लेक्ट बैक कर देती है रेडियो वेव्स को टू द अर्थ सरफेस, तो हम ये सभी जानते हैं दैट इज योर आयनोस्फीयर, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। व्हाट इज द मैक्सिमम बट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको, तो हम ये सभी जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, डी जो है यानी 17.2 मीटर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगर इसका फॉर्मूला आप जानना चाहो दैट इज योर 2d विच इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो आप 2d वेलोसिटी बेटा कितनी रहती है साउंड की, दैट इज योर इको की बात हो रही है ना, इको किसकी फॉर्म है, साउंड वेव की, तो उसकी हम जो वेलोसिटी रहती है 344, एंड टाइम कितना होना चाहिए, के बार यहाँ पे टाइम भी पूछा जाता है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू हियर एन इको, तो वो टाइम कितना होना चाहिए 0.1 सेकेंड। ठीक है, इससे कम ही होना चाहिए 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो ये बेटा कितना आया 34.4, और डी दूसरी तरफ लेके चले गए तो बेटा कितना आया देखो 17.2 मीटर। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो कन्वर्ट्स करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो लो वोल्टेज जो कि हाई करंट के ऊपर होती है उसको कन्वर्ट कर देता है हाई वोल्टेज एट लो करंट पे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगर स्टेप डाउन पूछा गया होता तब ये क्या हो जाना था, आपका वाइस वर्सा हो जाना था। ठीक है, उसके पूछा गया है द यूनिट ऑफ न्यूटन सेकंड इज इक्वल तो बेटा यूनिट देखो, न्यूटन सेकंड, न्यूटन किसके यूनिट होते हैं, फोर्स के, सेकंड किसके होते हैं, आप ये बेटा फोर्स है एफ। ठीक है, और सेकंड किसकी यूनिट होते हैं, टाइम के, तो बेटा टाइम, तो फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, मास इंटू एक्सलेशन इंटू बेटा क्या टाइम, मास को कैसे लिखा जाता है किलोग्राम में, एक्सलेशन बेटा किसके इक्वल होता है आपका, दैट इज योर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और टाइम बेटा किस में लिखा जाता है सेकंड में, तो आप खुद कैलकुलेट कर लो, किलोग्राम मीटर सेकंड, यहाँ पे बेटा 1 है तो माइनस कर लो -1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि आपको पता है बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं एंड ग्रेविटी की वैल्यू बेटा नीचे होती है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको क्या काउंट करते हैं, ऊपर की तरफ जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या रहेगी आपकी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज योर एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या रहता है, दैट इज योर साइमन पर मीटर। ठीक है, एस साइमन, तो ये कितना बनेगा, दैट इज साइमन पर मीटर, तो साइमन पर मीटर बेटा कहाँ पे है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी में है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वेबर जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वेबर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम टेस्ला की बात करते हैं तो टेस्ला बेटा किसकी यूनिट में जाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, ये जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी जो एनर्जी रहती है सन की वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बेटा क्या हो जाता है। तो टाइम ऑफ पेंडुलम का बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज योर 2 पाई अंडर रूट एल जी। ठीक है, न्यू टाइम हमारे पास कितना आएगा, 2 पाई एल डैश बाई जी। तो एल डैश बेटा कितना हो रहा है यहाँ पे, दैट इज हाफ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, टी डैश की वैल्यू देखो जरा, 2 पाई एल डैश, यानी एल का हाफ हो गया तो 2g बन गया। अब हमें क्या निकालना है, टी डैश डिवाइडेड बाई बेटा टी। ठीक है, तो ये कितना बना, 2 पाई टी डैश की वैल्यू कितनी आई आपके पास, एल डिवाइडेड बाई 2g, और टी की बेटा वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाई अंडर रूट एल, जो 2 पाई के साथ 2 पाई, ठीक है, एल के साथ आपका जी, ये भी तो कितना बना मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ टी डैश जो है मेरे पास बना 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी टाइम्स ऑफ द टी, यानी जो टाइम ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है बेटा वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ अंडर रूट 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, एनीमोमीटर यूज किया जाता है वेदर स्टेशन के ऊपर, जिससे हमें विंड स्पीड के बारे में पता चलता है या विंड का कितना प्रेशर है और इसकी डायरेक्शन के साथ। ठीक है, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विंड स्पीड बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगर विंड प्रेशर बोला गया होता तब भी बिल्कुल सही होना था, या विंड डायरेक्शन बोला गया होता तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाना था। ठीक है, स्पीड भी मेजर करता है, विंड का प्रेशर भी मेजर करता है, विंड प्रेशर। ठीक है, एंड उसके बाद आपकी विंड की जो डायरेक्शन है यानी विंड डायरेक्शन, वो भी ये क्या करता है, एनीमोमीटर मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम रहती है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, एन एयर बबल इज इन वाटर किस तरीके से एक्ट करता है, तो ये कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, आपको इतनी दी गई है, प्रेशर जो है एयर का, बट बिलो वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड को v विच इज इक्विवेलेंट टू फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज गामा प्रेशर डिवाइडेड बाय बेटा रो। ठीक है, अब ये जो फैक्टर है दैट इज प्रेशर डिवाइडेड बाय रो, इसको हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड की, किस में, एयर में बात कर रहे हैं हम इसकी। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी जो है बेटा वो क्या रहेगी आपकी, सेम ही रहेगी। तो सेम कितनी, पहले कितनी बोली गई थी, 332, तो आपके बाद में भी क्या रहेगी, 32 ही रहेगी, 332। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि फार साइटनेस, जिसको बेटा हम हाइपरोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सेकंड नेम है मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, दैट इज हाइपरोपिया। ठीक है, तो ये किया जाता है, दैट इज योर, जो कि आपके लेंस होते हैं। ठीक है, उन वो जो सेंटर से क्या होते हैं, थिक होते हैं, जो कि इमेज को क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। तो ये किस टाइप के लेंसेज होते हैं, दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, थिक इन द सेंटर टू मैग्नीफाई द इमेज। ठीक है, 1 नैनोमीटर होता है इक्वल 10⁻⁹ मीटर के। तो ये ऑप्शन बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। 89 क्वेश्चन देखिए, स्विमिंग पूल लुक्स लेसर डीपर इट्स रियल। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। साउंड इज हर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस ऑन रेनी डे। तो रेनी डे क्या होती है आपकी, जब मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो ज्यादा हो जाता है, और जो मॉइस्चर जो है एयर में ज्यादा हो जाता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो ह्यूमिडिटी के साथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो साउंड ट्रेवल क्या करती है, फास्ट करती है इन द मॉइस्ट एयर। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स पोर्शन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ चुके हैं सेक्शन 3 की तरफ। थोड़ा सा पानी यहाँ मैं पी लेती हूँ। ओके, 91 क्वेश्चन देखिए, 91 क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ कॉट थीटा जो है कितना है, 24 डिवाइडेड बाय 7 है, तो सेकंड थीटा कितना होगा। तो फॉर्मूला लगा दो, दैट इज योर सेकंड थीटा जो रहता है विच इज इक्विवेलेंट टू कितना रहता है, दैट इज योर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू बेटा आपको पता ही है, 1 प्लस कितना है ये, दैट इज योर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपके पास,
7 स्क्वायर, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा ना, कॉट का बेटा इनवर्स क्या रहता है, दैट इज योर टेंजेंट, तो इसको उल्टा कर दो, ठीक है। कॉट थीटा जो है हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा कितना आएगा, 7 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर और इसका 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट कर लो, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, दैट इज 476 प्लस 49 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा ये, दैट इज 576, ठीक है। तो ये कितना बनेगा मेरे पास 655 डिवाइडेड बाय 576, तो ये किसका अंडर रूट है, दैट इज 25 का स्क्वायर बना और फिर 24 का स्क्वायर बना, अंडर रूट हटा दो, स्क्वायर का आपके कैंसिल हो जाएंगे, 25 बटा कितने बन जाएंगे, बन गए 24, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, साइड्स दी गई हैं, ठीक है। तो साइड यहाँ पे कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बटा 2, तो कितना है 48 डिवाइडेड बाय 24 आ गई, ठीक है, 24 सेंटीमीटर आ गया। अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो कि किसके इक्वल होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके पास ये कितना आएगा 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, स्क्वायर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 93 क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन देखिए, 93 क्वेश्चन बोला गया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बिलो फॉल्स, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है हमें यहाँ पे वो शो करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखो, बोला गया है 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, तो 0 जो है देखो नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, आपके लेस रहते हैं, चाहे वो 0 से लेस होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, नंबर है। तो यहाँ पे बोला गया कि 0 सबसे स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है, तो ये ही स्टेटमेंट क्या, पहले ही आपकी ये स्टेटमेंट क्या है, क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 94 क्वेश्चन देखो, 94 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहूंगी, दैट इज योर, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, √10 और उसके बाद है √25 प्लस √8 प्लस अंडर रूट, सबका अंडर रूट है बेटा ये 154, इसका भी अंडर रूट और बेटा 225, ठीक है। 225 का अंडर रूट का बेटा क्या होता है, दैट इज योर, अगर मैं इसकी बात करूं दैट इज योर 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस बेटा 15, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो, कितना बन गया ये 169, 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस कितना बना 169। अब ये किसका स्क्वायर होता है 13 का, ठीक है। तो 13 किस में प्लस होंगे, इसमें, तो 10 प्लस 25 प्लस 108 और 13 को बेटा प्लस करेंगे तो बेटा कितना आएगा ये 121, तो 121 अंडर रूट किसका रहता है आपके पास 11 का, और 11 को फिर हम 25 के साथ करेंगे तो अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 36 बना, तो ये 6 का क्या होता है अंडर रूट होता है, तो 10 प्लस 6 और ये कितना बना 16 का अंडर रूट, और ये कितना होता है 4 का, तो बेटा 4, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, बोला गया द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 93, तो देखो 93 सिंपली सी बात है, अगर 100 के साथ करेंगे तो बेटा कितना आएगा 93 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, तो हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो 93 को अगर मैं 107 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना आता है 9915, ठीक है। अगर मैं 93 को 108 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना आता है 1044, ठीक है। तो ये बेटा 4 डिजिट, तो यहाँ पे क्या बन गया 5, तो ये तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए 4 डिजिट ही चाहिए, तो 4 डिजिट बेटा क्या है 9951, जो कि बेटा कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक कार्ड जो है ड्रॉन किया जा रहा है, 52 कार्ड्स हैं टोटल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बेटा किसकी निकालनी है, रेड कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं, डिवाइड हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 0.50, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद लॉग ए, तो भी यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगा दो जरा लॉग वाला, ठीक है, यानी लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी किसके इक्वल होता है बताइए, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा का जब आप वैल्यू को पुट करोगे पावर क्या हो जाती है, पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 लॉग ए माइनस लॉग बी से सारी वैल्यू को तो सारा का सारा ये क्या हो जाएगा बेटा निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ, तो आपके पास ये क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है,
इफ द एलसीएम ऑफ द थ्री डिफरेंट, अब ये क्वेश्चन जो है बेटा मेरे थोड़े से मेरे इस पेज में से मिस प्रिंट हो गए थे, ठीक है, तो मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया है। 98 क्वेश्चन है ये। बोला क्या गया है, द एलसीएम ऑफ द थ्री डिफरेंट नंबर इज 120, ठीक है, देन देयर एचसीएफ कैन नॉट बी वन ऑफ देम। तो देखो 120 किस तरीके से आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते चलो। 120 जो है किस तरीके से आता है आपके पास, आप इसका खुद जो है वो जोड़ा बना सकते हो, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे 120 तो 2 इंटू 2 4 बना, 4 2, ठीक है, उसके बाद बेटा ये अंदर कितना आया, दैट इज योर, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ और यहाँ पे 5, ठीक है, तो ये बेटा कितना आ रहा है मेरे पास 4 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, तो ये क्या बना मेरे पास 15 15 30, हाँ 120। तो बेटा 4 क्या है यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो देखो 4 यहाँ पे भी कॉमन आएगा 2 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 3 यहाँ पे भी कॉमन आएगा, 4 इंटू 6 यहाँ पे कॉमन, लेकिन 4 जो है यहाँ पे नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है a डिवाइडेड बाय 2b, तो a प्लस b प्लस c जो है वो किसके इक्वल रहेगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है बहुत सिंपल वे में जो है हम इसको देख सकते हैं, दैट इज योर a डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल बना है, ये b डिवाइडेड बाय 3, c डिवाइडेड बाय बेटा 4, तो इसको हम कोई भी कांस्टेंट के इक्वल, मैंने k के इक्वल मान लिया, तो a किसके इक्वल आया, दैट इज योर 2 के, b किसके इक्वल आया मेरे पास 3 की, दिस इज योर 3 के, एंड c जो है वो 4 के इक्वल आया। हमें क्या निकालना है, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय बेटा किसके साथ, b के साथ, तो a किसकी वैल्यू है 2 के प्लस 3 के प्लस 4 के डिवाइडेड बाय बेटा क्या b की वैल्यू क्या है 3 के, तो कितना बना ये, दैट इज योर 5 और 9, 9 के डिवाइडेड बाय बेटा कितना 3 के, तो के साथ के, तो बेटा 3, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। एक्स के बेटा यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर भी दिया गया है, एक्स माइनस वाई भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आपको इतना तो पता है कि जब हम x प्लस वाई यहाँ पे निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, ठीक है, तो ये वैल्यू दी गई है 80 डिवाइडेड बाय बेटा 8 कितने बने, ये 10। हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है x एंड y का, तो मीन बेटा कितना आया, 10 को डिवाइड कर दो बेटा 2 के साथ, कितना आया आपके पास 5, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ठीक है। अगर आपको पीछे से वॉइस आ रही होगी रेन की, ठीक है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम जो है बट आप ऊंचा कर सकते हो। इफ द मीन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 40, मतलब 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो पहला ऑड नंबर बेटा x मान लिया, दूसरा मैंने क्या मान लिया, x प्लस 2 मान लिया, ठीक है, क्योंकि 2 और यहाँ पे अगर 1 करेंगे, x को अगर मैं 1 रखूं, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखो तो ये 1 है, ठीक है, और ये कितना है आपके पास 1 प्लस 2, तो ऑड ही आ रहा है। उसके बाद x प्लस बेटा 4 एंड फोर्थ क्या बनेगा, x प्लस 6 बनेगा, तो देखो 1 2 3 4 बन गए। तो इनका जो आपके पास मीन है, मीन दिया गया है, यानी मुझे प्लस करना पड़ेगा फिर, ठीक है, तो इनको सभी को क्या कर दो, प्लस कर दो, और इनका मीन जो है कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। तो सारी वैल्यूज को जब मैं क्या करूंगी बेटा, इनको प्लस करूंगी, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज 1 2 3 4, तो 4x प्लस कितना बना ये, दैट इज योर 4 10 12 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 4 which is equivalent to 40, तो ये कितना बना 4x plus 12, तो ये कितना बना, that is your 160, 4x 160 माइनस, तो ये कितना बना 148, 4x यानी x को मुझे डिवाइड कर देना होगा इसके साथ, तो क्या बनेगा ये 4 वन सेकेंड बेटा, यहाँ पे मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, दैट इज योर 12 ही आएगा, 10 12, लेट मी चेक, 4 और यहाँ पर कितना बन रहा है, ये 160 ही है, ठीक है, उसके 148 भी बना, मीन निकाला मैंने यहाँ पे, हाँ, तो बेटा कितना बना ये, दैट इज योर 3 के साथ जाएगा 3 12, ठीक है, हाँ 3 7 आ गया, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर मेरे पास x कितना आया मेरे पास 36। अब लार्जेस्ट नंबर बेटा यहाँ पे कौन है, x है, x बाय 2 है, ये x बाय 6 है, तो लार्जेस्ट नंबर देखो मेरा, लार्जेस्ट नंबर बेटा मेरे पास कितना आया है, ये लार्जेस्ट नंबर ये है लास्ट वाला, x प्लस 6 यानी x की वैल्यू बेटा मैंने निकाली 37, प्लस मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा 6, तो बेटा किसके इक्वल आया, दैट इज 43, एंड 43 बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, यहीं तक नहीं छोड़ देना है। आप ये भी देखो लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है, लार्जेस्ट टर्म पूछी गई है, तो लार्जेस्ट नंबर बेटा ये है, ये बाकी सारे क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 11, तो बेटा डिवाइड करते चलो, तो ये कितना आएगा, ये टर्म जो है रिपीट होती जाएगी, 0.09
0909। तो बेटा ये दोनों टर्म क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है। बार हम इसी लगाते हैं कि ये दोनों नंबर जो है रिपीट मोड के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला क्या गया है कि प्रीवियस ईयर मेरी एज जो थी वाज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो 26, 24, 25 और 27 है, यानी 24 और 28 के बीच में अगर बात करूं तो परफेक्ट स्क्वायर बेटा क्या बनता है, 5 का स्क्वायर जो कि बेटा 25 है। उसके बाद बेटा किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, दैट इज योर 27 भी बोला गया है यहाँ पे लास्ट। तो 27 जो है वो किसका परफेक्ट क्यूब है, हाँ क्यों क्यूब बोला गया है तो 3 का है, हाँ ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये बेटा 25 है और ये बेटा 27 है, ये प्रीवियस एज है और ये बेटा बाद वाली एज है। तो बीच वाली एज 25 प्रीवियस, बाद वाली 27, बीच में कौन सी एज बची है आपके पास, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज बेटा ट्रिक से हो गया आपका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ट्रिक से ही हो गया क्योंकि क्वेश्चन आपको स्क्वायर नंबर बोलो और क्यूब, यानी इन्हीं में से आपने क्या बनाना है, एक का स्क्वायर बना दिया हमने, एक का बेटा क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। प्रेजेंट एज पूछी गई थी तो दोनों नंबर के बीच का में जो नंबर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 104 क्वेश्चन यहाँ पे देखो बोला क्या गया है कि 24 कैरेट गोल्ड जो है उसको हमने कंसीडर किया कि वो 100% क्या है, प्योर गोल्ड है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड विल बी, कि वो कितनी आपके पास जो परसेंटेज रहेगी वो कितनी रहेगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम किस तरीके से करेंगे, चलो देखते चलो। अब देखो यहाँ पर ट्रिक के साथ करेंगे इस क्वेश्चन को। 100% गोल्ड आपको बोला गया है, 100% गोल्ड का मतलब क्या है कि 100% ये हो गया, कितने परसेंट का गोल्ड है वो, कितने कैरेट का है, 24 कैरेट का है। ठीक है, और प्योर गोल्ड जो है गोल्ड का कितना रहेगा, वो 22% रहेगा, ये ट्रिक है। ठीक है, तो इट मीन्स आप क्या करो, इसको डिवाइड कर लो 1 2 और ये बेटा 1 1, तो आपके पास ये क्या बनेगा 1100 डिवाइडेड बाय बेटा 12। तो इसको जरा सॉल्व करते चलो। ठीक है, ये कितना बना आपके पास 6 और यहाँ पे कितना बना ये 5 5 0 और फिर 5 2 के साथ करते चलो 3 और ये कितना बना आपके पास 275। तो 275 डिवाइडेड बाय मेरे पास बना 30। तो यहाँ पे देखो कौन सा वाला मैच कर रहा है, ये है 91 डिवाइडेड बाय 2/3%। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपके पास 273 आएगा। ये बेटा क्या होता है, प्लस होता है डिवाइड बाय 3, हाँ यही आ रहा है। तो 91 और ये यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या हो गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 105 क्वेश्चन जो है वो आपसे कहता क्या है। ठीक है, 105 क्वेश्चन को देखो जरा, यहाँ पर √2 raised to power x और यहाँ पे 256 आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप खुद देखो यहाँ पे √2 raised to power x और यहाँ पे 256 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 raised to power √ तो यहाँ पे 16 यानी 2 raised to power 4 और इसका क्या है बेटा 2 है। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर को स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं, तो 2 raised to power बेटा x और अंदर क्या बचा हमारे पास, दैट इज योर 2 raised to power बेटा 8। ठीक है, अंडर को दूसरी तरफ मैं लेके चली गई हूँ 2 raised to power 8। अब ये पावर्स क्या है बेटा, मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप सॉरी बेस जो है वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 8 + 8 कितने हो गए आपके 16, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस अंडर को बेटा हम दूसरी तरफ ले गए हैं, यानी इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, 106 क्वेश्चन देखो, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट बेटा किसके इक्वल होता है, PRT डिवाइडेड बाय बेटा 100। ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि आपके पास x है। ठीक है, प्रिंसिपल भी हमें नहीं बोला गया तो इसको हम x मान लेते हैं। टाइम यहाँ पे बोला गया है ईयरली, ठीक है सॉरी 12 ईयर्स बोला गया, तो बेटा 12 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं r यहाँ पे निकालना चाहती हूँ। ठीक है, तो कितना बनेगा, उल्टा कर लो, ये तो x बेटा कैंसिल हो जाएंगे, उल्टा कर लो, दैट इज योर 12। ठीक है, तो कितना बनेगा 25 डिवाइडेड बाय 3। अब 25 डिवाइडेड बाय 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 107 क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे देखो आपको √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, √5 की वैल्यू पता होनी चाहिए, √6 की। √3 की वैल्यू रहती है बेटा 1.732
2। अंडर रूट 2 की वैल्यू रहती है 1.41, अंडर रूट 5 की वैल्यू रहती है 2.236, अंडर रूट 6 की वैल्यू रहती है 2.449। वैल्यूज को पुट करते चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में ही हम देखते हैं अंडर रूट 5, इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। 2.236 प्लस 1.732 तो ग्रेटर देन क्या बोला गया है, ये 2449 प्लस 1.414, ठीक है। तो ये कितना है मेरे पास 3968 ग्रेटर देन 3.8। तो हाँ, तो ये तो बेटा ये वैल्यू ज्यादा है इस वैल्यू से, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब सेकंड में भी यही वैल्यू, तो लेस देन तो ये है ही नहीं, इक्वल भी नहीं है और इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट आपको बोला है कि एल पैरेलल है एम के, देन एंगल बेटा किसके इक्वल होगा, तो बहुत सिंपल सा है, ये एंगल बेटा कितना है, एक्स है। तो एक्स प्लस बेटा कौन सा एंगल, 115 वाला कंप्लीट एंगल कितने का, 180 डिग्री का। तो x विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर लो 65, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब इस वैल्यू को देखो हम किसी कैसे लिखेंगे, दैट इज 35 इंटू 10⁵ बेटा कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है, ठीक है, सॉरी -6 है, ठीक है, बेस में जब लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 3.5 है, ऑप्शन में हमें 35 नहीं बोला गया, 3 पॉइंट, तो ऑब्वियस बात है एक जीरो हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो -5 हो जाएगा, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर, तो सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जो कि 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी पूछा गया है, विच वन ऑफ नहीं पूछा गया है, अगर विच वन पूछा गया होता तो 2 रहना था, यहाँ पे हाउ मैनी पूछा गया है तो 2 ही होता है, एक ही नंबर ही होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री सो ऑन टू cos 100 डिग्री, तो ये तो क्या है बेटा, एक टाइप का यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है, ये सारा का सारा प्रोडक्ट बेटा किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज जो है बेटा किसको शो करती है, ये आपके 0 वैल्यू को शो करती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्या बोलता है, आपको बोला क्या गया है यहाँ पे कि रेशो जो है आपका वॉल्यूम का, ठीक है, ऑफ टू कॉन्स 2:3 बोला गया है, रेशो रेडियाई बोला गया है, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है कॉन्स का, तो वॉल्यूम बेटा क्या रहता है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं इसी के सॉल्व करती हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम रहता है। अब रेशो बेटा किसका बोला गया है आपको, रेडियाई का, कितना, दैट इज 3:1, सॉरी रेशो ऑफ देयर बेसिस का, ठीक है, वो कितना बोला गया है, दैट इज 1:3, ठीक है, ध्यान से चलते चलो, 1:2 बोला गया है, और वॉल्यूम, ये वॉल्यूम V1 है, यानी वॉल्यूम V1 वॉल्यूम V2 इसका रेशो दिया गया है 2/3, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम V1 बेटा कितना है, पाई R1 का स्क्वायर H1 का डिवाइड बाय 2, दोनों का क्या कर दो बेटा 2H1, ये कितना बोला गया है, 2/3 बोला गया है, 1/3 1/3 पाई पाई, ये सारे कैंसिल आउट हो गए, R1 डिवाइड बाय R2 का ये भी रेशो बोला गया है, स्क्वायर बोला गया है तो 1/4 बन जाएगा, इंटू H1 डिवाइड बाय बेटा H2, कितना बना 2/3, H1/H2 ही तो निकालना है, H1/H2 ही निकालना है, तो 2/3 है, तो ऑब्वियसली क्या दूसरे से जाके क्या बन जाएगा 4/3, तो 8/3 जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 113 क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, व्हील जो है मोटर साइकिल का ट्रेवल कर रहा है 440 मीटर डिस्टेंस। अब देखो आपको क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द डायमीटर, तो डायमीटर तो आपको इतना तो आप जानते ही हो कि डायमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, ठीक है। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि रेडियस को हम कैसे लिखते हैं, d/2 लिखते हैं। अब देखो रिवोल्यूशन जो है मोटर व्हीकल का ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, डायमीटर तो ये यानी सर्कल की बात हो रही है, ठीक है, ये रेडियस है, ये पूरा का पूरा ये क्या बन गया आपका डायमीटर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है, तो सर्कल का जो हम फॉर्मूला निकालते हैं, दैट इज सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर यहाँ पे बना, ठीक है। अब ये आपको दिया गया 440 मीटर बोला गया है आपको, ठीक है, 440 मीटर आपको बोला गया है, और कितनी रिवोल्यूशन है 1000, तो 440 को बेटा आप डिवाइड कर दो 1000 के साथ, तो बेटा कितना आया, दैट इज 0.44, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, आर निकालना है, रेडियस ही तो चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे डायमीटर निकालना है 2r, तो मुझे आर पहले पता करना पड़ेगा, तब मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 के साथ, तो आर यहाँ पे कितना नजर आया 0.44 मल्टीप्लाई बेटा किसके के साथ हो जाएगा ये, सॉरी डिवाइड हो जाएगा ये
आपके पास दैट इज योर आर जो है, अगर मैं यहाँ पे आर की बात करूँ तो ये हो गया मेरे पास 0.07 मेरे पास यहाँ पे मीटर आ गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर जो आपका डायमीटर है 2r, तो 2 को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगी 0.07 के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कितना बनेगा मेरे पास 0.14 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास बी जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको बेटा डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई आपके पास, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ऑक्टागन। ठीक है, ऑक्टागन के पास कितने डायगोनल्स होते हैं, तो एक फॉर्मूला रहता है, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, n-3 डिवाइडेड बाय बेटा 2। ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द डायगोनल्स। n बेटा कितने हैं, 8, ऑक्टागन की बात हो रही है, 8-3 डिवाइडेड बाय बेटा 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2, कितने बने 20। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता है। फिर 115 क्वेश्चन देखो, बोला कि गया है कि आपके पास 2a जो है इक्वल टू है 3b इक्वल है 4c के। तो ऑब्वियसली बात है इनका हम 2, 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12। तो 12 के साथ क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो हर एक क्वांटिटी को। तो ये कितना बना 6, ये कितना बना 4, ये कितना बना बस 3। तो a डिवाइडेड बाय 6 बना, b डिवाइडेड बाय बेटा कितना बना 4, एंड c डिवाइडेड कितना बना 6। तो बेटा कितना है 643, 643 बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, a डिवाइडेड बाय बेटा देखो a की वैल्यू कितनी बोली गई है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, a डिवाइडेड बाय b विच इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 5, कितना बन रहा है 5 बाय a। इट मीन्स a और c की वैल्यू बेटा 5 है। ठीक है, एंड b इक्वल है d के जिसकी वैल्यू बेटा 1 है। तो आपको निकालना क्या है 3a प्लस 4c डिवाइडेड बाय 3b प्लस 4d, जो कि किसके इक्वल आएगा 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 4 इंटू सी, इसकी वैल्यू बेटा 5 है, डिवाइडेड बाय 3b प्लस 4d, 15 प्लस 20 और यहाँ पे बेटा 7, कितने बने 35 और 7 ऊपर, हाँ बेटा डायरेक्टली क्या हो गई यहाँ पे मल्टीप्लाई, और हमने इसको डिवाइड कर दिया 5, इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो ये कितना आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, कितना आएगा ये दैट इज 4/5। नेक्स्ट वाला कितना आएगा 5/6, इसका क्या आएगा 6/7। 100 इंटू जब आप इसको लेते चलो तो लास्ट में बेटा क्या आ रहा है आपका 99 डिवाइडेड बाय, तो इसकी पिछली वाली टर्म क्या बनेगी 98 डिवाइडेड बाय। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये पिछली वाली टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 इसके साथ, ये इसके साथ, 7 जो है आगे वाली टर्म के साथ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 8 बनेगा। तो आपके पास 4 बचा और एक 100 बचा, 4 डिवाइडेड बाय बेटा 100 कितना बना 1 डिवाइडेड बाय 25, कहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में है। 2 किलोमीटर 5 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर 5 इक्वल टू, ये होते हैं बेटा 3 जीरो लगती हैं किलोमीटर में। ठीक है, तो 1 2 3, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 119 क्वेश्चन बोले गए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन टू n क्यूब, तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा, ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखो 3x माइनस 1 है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने क्या करना था, पावर्स बेस जो है वो सेम होते तो, और वापस में मल्टीप्लाई तो आपकी ये पावर्स क्या हो जाती हैं एडअप हो जाती है, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किस तरीके से सिंप्लीफाई करूंगी, दैट इज योर 3, इस वाले टर्म को मैं 3x माइनस 1 और प्लस 1 लिख सकती हूँ कि अब इसको -1 प्लस 1 को हटाओगे तो बेटा कितना आएगा 3x ही आएगा, -3x माइनस 1। ठीक है, कॉमन फैक्टर बेटा यहाँ पे ये ले लिया, कितना आया 446 आया। अब इस वैल्यू को बेटा मैं कैसे लिख सकती हूँ 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 रेस्ट पावर बेटा कितनी है यहाँ पे 1 माइनस 3 रेस्ट टू पावर x माइनस 1, कितना बना 486 बना। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है 3x माइनस 1, ठीक है दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचा आपके पास 3 माइनस 1। ठीक है, 486, यहाँ पे देखो 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 2 और ये 486 बना मेरे पास। ठीक है, अब देखो 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ में जाके क्या कर दूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी, 486 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 2 4 3, तो यहाँ पे क्या बना ये 3x माइनस 1 कितना बना 243 मेरे पास बना। ठीक है, अब 243 जो है किसका, 3 को अगर मैं 5 पर मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, तो आपके पास आ जाता है 243, दैट मीन्स x, अब यहाँ पे देखो बेस
x माइनस 1 और बेस यहाँ पे दूसरी तरफ क्या पावर कितनी है 5 है, तो x 5 प्लस 1 विच इज इक्विवेलेंट टू 6। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, 6 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखो हमने सारे के सारे थर्ड सेक्शन तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पर आपके क्वेश्चन बचते हैं वो आपका बिल्कुल जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन बनते हैं, जनरल अवेयरनेस या जिसको इन्वायरमेंट स्टडी भी बोल लो। यहाँ पे 121 यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। इन विच ईयर धामी फायरिंग जो है वो हुआ था, धामी गोलीकांड जिसको बोलते हैं, तो ये बेटा हुआ था आपका 1939 में। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है यानी 1939 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद है व्हेन डिड द डिवास्टिंग अर्थक्वेक कांगड़ा में कब आया था, तो हम सभी जानते हैं 4 अप्रैल 1905 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कालेश्वर मेला बेटा कहाँ लगता है, तो हम जानते हैं कांगड़ा में, ठीक है। उसके बाद जो है कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो करेंसी है वो क्या है, दिरहम है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 125 क्वेश्चन बोला गया है कि हाईएस्ट सैलिनिटी जो है फाउंड होती है कौन सी लेक में, तो हम ये सभी जानते हैं जो कि आपका क्या है, डेड सी जो कि जॉर्डन में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो वो कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा, तो हम ये जानते हैं, ठीक है। आपका सोशल स्टडी का क्वेश्चन है ये 12। करंटली हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंटली पूछा गया है, ठीक है। तो 25 है अभी करंटली जो आपके पार्ट्स हैं किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोला गया है व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड, तो ये हुई थी जो पहली संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया है कि आपके पास द क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको बोला जाता है, तो कोची को बोला जाता है, ठीक है। इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हु इज करंटली द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो वो है आपके मनसुख मांडविया। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हम सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हेन वाज द इंटरनेशनल मदर डे 2023 सेलिब्रेटेड, कब हुआ था, तो 14 मई 2023 को इसको सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसके बाद बोला गया है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन डिड मोहम्मद बिन काजिम अटैक इन इंडिया, तो 712 ईस्वी में, तो आपका एडी मतलब 712 एडी आफ्टर डिक्लेस, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। वेयर वाज द फेमस, बेटा ये सील है, हाँ सील ऑफ पशुपति फाउंड जो है मतलब हाँ मोहर जो है, मोहर का कहाँ मिली थी, ठीक है। बिल्कुल सही है, जैसे सील ही है ये, ठीक है। तो ये मोहनजोदारो में मिली थी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। उसके बोला गया कि संजय पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो संजय विद्युत परियोजना जो है वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, तो सिर्फ एक ही है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड सेशन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। रिसेंटली हाउ मेनी इंसेंटिव वाज अप्रूव्ड बाय एचपी कैबिनेट एज इंदिरा गांधी सम्मान निधि टू ऑल एलिजिबल वुमेन टू स्पीति, तो ये बोली गई थी 1000, ठीक है। 1000 सॉरी यहाँ पे रिसेंटली पूछा गया था, ठीक है। तो रिसेंटली यानी अभी की बात हो रही है, तो बेटा ये कितना बन जाएगा आपके 1500, ठीक है। 1500 ही है, ठीक है। 1000 नहीं है 1500, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट फीमेल लिटरेसी एज पर द सेंसस 2011, ठीक है। तो ये चंबा में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2021 का आंकड़ा नहीं पूछा गया है, 2011 का ही आंकड़ा यहाँ पे पूछा गया, तो चंबा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उसके पूछा गया है कि जो स्मॉलेस्ट आपके पास रिवर है जो कि हिमाचल प्रदेश में फ्लो होती है, तो हम सभी जानते हैं दैट रिवर इज यमुना। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो ये हमें पता है राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ कंट्री इज, बेटा वो कौन सा है, ठीक है, जिसको हम प्राकृतिक बंदरगाह भी बोलते हैं, तो ये बॉम्बे में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद बोला गया है कि कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल किसको बोलते हैं, बॉम्बे को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सी रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, तो हम सभी जानते हैं नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी जो है 7th या 8th क्लास का आई थिंक ये क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड
बोल्ड थ्रेड हम जिसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो हम जानते हैं मंगल यानी मार्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाई कोर्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस? तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फाइनेंस कमीशन? तो ये आर्टिकल जो है 280 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 280। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। करंटली हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? करंटली जो है वो सत्य नाडेला जो है, सत्य नाडेला जो है वो सीईओ हैं किसके? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। ठीक है, बहुत ही बड़ी कंपनी है ये। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हु इज एट प्रेजेंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो ये है हमारे राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये थे आज का आपका पेपर जहाँ पे हमने पूरे तरीके से हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज किया है। अगर आपकी ऑफिशियल की भी आती है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वहीं से आप मैच कर सकते हैं। ये पूरे तरीके से करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है, आप इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर योर यूजफुल कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच।